अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, इंडिया की जो कोविड सिचुएशन है वो आप सुन ही रहे हैं, वहाँ पे क्या हालात हैं। हम भी अक्सर प्रोग्राम्स करते रहते हैं। अभी मैंने कल भी प्रोग्राम एक किया एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ, इंडिया की जो कोविड सिचुएशन उसके हवाले से। बहुत बुरे हालात हैं और वहाँ पे जिस तरीके से अमवात हो रही हैं और जिस तरीके से ख़ास तौर पे रूरल इंडिया में जिस तरीके से फैल रहा है कोविड, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इस वक्त की इतलात के मुताबिक 50 से ज्यादा मुल्कों में इंडियन जो वो है वेरिएंट जो है वो पहुंच चुका है और वो तबाही फैला रहा है। बल्कि यहाँ तक हो रहा है कि इंडिया के जो लोग हैं वो अब उनको शर्मिंदगी महसूस होनी शुरू हो गई है कि इसको आप इंडियन वेरिएंट क्यों कह रहे हैं। वहां पे बहस शुरू हो गई जी कि इसको आप इंडियन वेरिएंट क्यों कह रहे हैं। असल में इंडिया का जो मैग्लोमैनिया वो उनको कहीं खड़ा नहीं होने देता। तो लेकिन उसकी जो सूरत हाल है वो बहुत बदतर हो रही है और उसकी जो मिसमैनेजमेंट हुई है वो भी आपको पता है कि किस तरीके से मोदी के ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं उसको वो रिजाइन करना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी के अलावा जो कम से कम जो उनकी टीम के लोग हैं उनके जो हेड्स शुड रोल, उनको रिजाइन देना चाहिए, उनको सजाएं देनी चाहिए, क्योंकि वो लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग डेथ नहीं इनकी हो रही, इनको मर्डर किया जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो इंडिया में हुई है, ये खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान की तरफ इसका रुख हुआ तो क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या हमारा जो एक सेटअप है वो इस तरह का जो एक खुदा न खास्ता कोई हादसा हो तो उसको ले सकता है? ये बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है, इसका आज हमने तजिया करना है और उस तजिया के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आबिद आबिद कयूम सुलैरी साहब। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और इनके साथ हमारा जब पीटीवी के दौर में मैं वहां पे था तो बड़ा अच्छा ताल्लुक होता था। हम बड़े ही प्रोग्राम इकट्ठे करते थे। इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। उनसे आपकी आज मुलाकात करवाता हूँ, डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। नाइस टू सी यू डॉक्टर कयूम, आबिद कयूम साहब। आपके साथ चूंकि एक बहुत अरसा हमने इकट्ठे काम किया है और बहुत अच्छा लगा आपके साथ भी काम करते हुए। और खासतौर पे जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो एसडीपीआई जिसको हम कहते हैं, वो बहुत जबरदस्त काम करता रहा है और अभी भी कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आई एम रियली ऑनर्ड एंड प्लीज टू हैव यू ऑन। जी, बहुत शुक्रिया। नॉर्थ अमेरिका में जो मुकीम हमारे जो साउथ एशियन बहन-भाई हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम और इट्स एन ऑनर कि आपके बहुत ज़रिए, बहुत आपके तवज्जुह से उनसे मुलाकात हो जाएगी। बड़ी नवाजिश डॉक्टर सुलैरी। एक चीज जरा मुझे बताएं कि आपने एक आर्टिकल आज ही लिखा है कोविड लेसन्स के हवाले से द न्यूज में, और उस आर्टिकल में आपने मुख्तलिफ चीजें बयान की हैं। मैं चाहता हूँ उसके जरा जिस्ट हमें बताएं कि उस आर्टिकल में आपने क्या कहना चाहा है और उसका पाकिस्तान के रेफरेंस से उसकी क्या इंपॉर्टेंस जी सर, उसमें सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि कोविड का जो साल, डेढ़ साल का एक्सपीरियंस है, उसने हमें एक सबक सिखाया है और सबक ये है कि वायरस जो है, ये इसको ना कोई बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन रोक सकती है, ना इसको वीज़ा चाहिए कहीं आने-जाने के लिए। तो दुनिया है? के किसी एक मुल्क में जब ये कोविड का कोई भी वेरिएंट, कोई भी वायरस आ जाता है, तो बाकी पूरी दुनिया को उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आप कबूतर की तरह आँखें बंद करके नहीं बैठ सकते। ये नहीं हम सोच सकते कि अच्छा जी फलाँ मुल्क में बड़ा शदीद किस्म का इस वक़्त पैंडेमिक जो है अनफ़ोल्ड हो रहा है और उससे हम बच जाएँगे। और ये चीज़ जो है स्पेशली साउथ एशिया में रहते हुए पाकिस्तान पे बड़ी हमें उसका मैंने बात की थी कि क्योंकि इस वक़्त पूरी दुनिया और डब्ल्यूएचओ साउथ एशिया को, जनूबी एशिया को एपिसेंटर कह रहा है, मरकज़ कह रहा है, गढ़ कह रहा है इस वक़्त कोविड का। बल्कि कुछ लिखने वालों ने तो इसको कोविड 21 लिखना शुरू कर दिया है कि कोविड 19 जो था वो चाइना से स्टार्ट हुआ था और कोविड 21 जो है वो साउथ एशिया से स्टार्ट हो गया है। इंडिया में अगर आप हालात देखें वहाँ पे सितंबर के बाद जो एक लल पीरियड आया था और उसके बाद नए साल से के आगाज से ही 2021 के आगाज से जो केसेस बढ़ना शुरू हुए, तो अब पिछले 1 महीने से हर 3 दिन में 1 मिलियन केसेस उनका इजाफा होता चला जा रहा है। यानी हर 3 दिन के बाद 1 मिलियन नए केसेस उसमें आ जाते हैं। जो इस वक़्त इंडिया का पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन है, वहाँ पे जो मेडिसिन है, यानी सूरत-ए-हाल ये बन गई कि ना वहाँ पे अस्पतालों में कोई जगह है, ना मॉर्चरीज़ में कोई जगह है, ना क्रेमेटोरियम में कोई जगह है जहाँ पे कि जो बदकिस्मत अफ़राद जो कि जाँ बहक हो रहे हैं, उनको वहाँ पे जलाया जा सके, उनकी आखिरी रसूमात की अदा की जा सके। और
पिछले चंद दिनों से ये बड़ी तेजी के साथ नेपाल में अनफोल्ड हुआ है। अभी इंडिया जो कि बहुत बड़ा मुल्क है, तो उसकी खबरें तो हम सारे इंटरनेशनल मीडिया पे देख रहे हैं। नेपाल को शायद अभी उस तरीके से मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, आबादी थोड़ी है वहाँ पे, उस तरीके से फोकस नहीं है, लेकिन ये नेपाल में बड़ी तेजी के साथ अनफोल्ड हुआ है। तो एक तो मैंने ये चीज बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं है, जो कि इंडिया में भी नहीं थी। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है कि मरीज जो है उसके वायरस का आरएनए और उसका एनालिसिस करना कि जी ये कौन सी जीन है, इसमें कौन सा वेरिएंट है। तो जब हम वेरिएंट कहते हैं, यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, ब्राजीलियन वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, तो बेसिकली कोविड वायरस जो है ये म्यूटेट करता है, ये अपनी शक्लें तब्दील करता है, अपने अंदर रेजिस्टेंस लेके आता है। तो हमारे यहाँ उतनी माइक्रोबायोलॉजी, उतनी डिटेल पे हम हर मरीज का जाके वो टेस्ट नहीं करते हैं। अगर टेस्ट करें तो मेरा काफी गुमान गालिब है कि हमारे पास ये पहुंच चुका होगा, लेकिन चूंकि अभी तक कोई टेस्टेड केस नहीं आया, तो चले मान लेते हैं कि हमारे पास नहीं आया। लेकिन मेरा जो सजेशन है वो ये है कि हम शायद वायरस को ना रोक पाए, लेकिन उस वायरस को एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनने से रोक सकते हैं। और अच्छा, उसमें जरा मैं आता हूँ, लेकिन एक चीज मुझे जरा बताएं डॉक्टर सुलेरी साहब के, हमने ये देखा कि मोदी साहब ने तो बड़ा अरसा पहले से विक्ट्री अनाउंस कर दी थी। आपको याद होगा कि उन्होंने तो कहा था जी कि हम तो जो मेड इन इंडिया सोल्यूशन, वो आत्मनिर्भर का जो उनका कॉन्सेप्ट है कि जी हमने तो मेड इन इंडिया सोल्यूशंस के तहत अब ये कर दिया है और दुनिया हमारी तरफ देख रही है। तो उसके बाद व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली, क्या हुआ क्या है कि उसके बाद क्या कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी, क्या वो अपनी जो उनकी मिसमैनेजमेंट थी उसके ऊपर पर्दा डाल रहे थे, व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली? देखिए, पहला लेसन जो हमें इंडिया से लर्न करना है, और हमें से मुराद ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, वो ये है कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स रियली ओवर। तो जब तक ये मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप इस पे विक्ट्री क्लेम कर ही नहीं सकते। पिछला साल जो था, पिछले साल में साउथ एशिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, साउथ एशिया में हमें खुद भी समझ नहीं थी कि पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में ना एसओपीज पे अमल दरामद हो रहा था, ना वहां पे जो आपके पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत स्ट्रांग था, ना वहां पे कोई स्टिमुलस पैकेज दिए जा रहे थे। जैसे अमेरिका में $3 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस हुआ, कनाडा में भी आई एम श्योर कि आप के पास फिस्कल स्टिमुलस जो था मौजूद है। हमारे यहाँ ये कुछ भी नहीं था, और उसके बावजूद लोग जो थे वो खुदा का शुक्र है कि पिछले साल सर्वाइव करते रहे। और उसमें ये मुख्तलिफ थीरीज पेश की जाती थी। कुछ लोग कहते थे कि चूंकि हम टीबी की वैक्सीन लगाते हैं इसलिए हमें ये वायरस हम पे असर नहीं करता। कुछ लोग कहते थे कि हमें वो पुराने जमाने में बचपन में वो बड़े बड़े वैक्सीन इंजेक्शन लगते थे जिनके बाजू पे निशान बन जाते थे, उसकी वजह से ये वायरस हम पे असर नहीं करता। कुछ कहते थे कि हम तो ऐसी आबोहवा में रहते हैं जो कि एक्सट्रीमली पोल्यूटेड है, तो हम तो पहले से 1000 किस्म की बीमारियां झेलते हैं, इन्फेक्शन झेलते हैं, तो ये तो बीमारी ही साफ ममालिक की है, डेवलप्ड कंट्रीज की है। तो जो भी रीजन थी, पिछले साल वायरस ने उस तरीके से खुदा का शुक्र है कि आपको पाकिस्तान, इंडिया समेत ये अटैक नहीं किया। लेकिन उससे हो ये रहा था कि वो वायरस क्योंकि लोगों में नामालूम तरीके से फैल रहा था, लोग उसको मामूली नजला जुकाम बुखार समझ के आगे आगे ट्रांसमिट करते चले जा रहे थे। स्पेशली हमारे रूरल एरियाज में 2 दिन बुखार हुआ, उसके बाद ठीक हो गया। तो वो वायरस जो है वो म्यूटेट कर रहा था। इंडिया ने जो पहली गलती की, उन्होंने सितंबर में इसको अनाउंस कर दिया कि जी हमने तो कोविड पे फतह पा ली। तो उनके हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने बड़ा एक दावा किया कि जी इस वक्त भारत जो है उसने एक मिसाली कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया है, और दुनिया को हमसे सीखना चाहिए। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक से ज्यादा तकरीरों में, और जो उनकी लास्ट तकरीर थी जिसमें उन्होंने ये सारा कहा था कि जी इंडिया मशाल राह है पूरी दुनिया के लिए, और हम पूरी दुनिया की फार्मेसी हैं, और हमसे देखें कि हमने अपने इंडिजिनस सोल्यूशन से किस तरीके से इसको काबू पाया। तो ये जनवरी की बात है, जनवरी 2021 की। और वो कंप्लेसेंसी आ गई, लोगों में एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गया, लोगों ने मास्क पहनना, एसओपीज पे अमल करना, वो सब छोड़ दिया। और ये वही वक्त था जबकि पॉलिटिकल गैदरिंग्स भी शुरू हो गई और रिलीजियस गैदरिंग्स भी शुरू हो गई। तो ये जो अगर आप नोटिस किया हो, नहीं, इससे पहले जो 5 आपकी रियासतों में इंडिया में जो स्टेट इलेक्शन थे वो हुए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद
जो वेस्ट बंगाल में 20 रैलीज की और वो ह्यूज रैलीज थी, जिसमें को उन्होंने तो उसमें बड़े उन्होंने कहा था कि बहुत इतने लोग आए हैं, क्या बात है। हाँ, और उसमें उन्होंने कोई मास्क वास्क किसी ने नहीं पहना हुआ था। तो एक तो और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक आपके 2 कैंडिडेट जो थे इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले वो कोरोना की वजह से उनकी डेथ नहीं होगी। तो तब जाके अपोजिशन ने जो है वो अपनी रैलीज बंद की और उसके बाद बीजेपी ने बंद की। इस दौरान महाराष्ट्र जो था, बॉम्बे से ये स्टार्ट हुआ था और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो मुसलसल महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही थी कि ये स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है, यहाँ पे केसेस आने शुरू हो गए। लेकिन ये एकदम से पहली तो जो उन्होंने गलती की और जो पाकिस्तान को भी सीखनी है कि वो आपको जो है प्रीमेच्योर विक्ट्री वो क्लेम नहीं करनी और कंप्लेसेंसी का मुजाहरा नहीं करना। अब पॉलिटिकल के साथ साथ एक रिलीजियस फैक्टर इसमें बड़ा आया और रिलीजियस फैक्टर ये था, गंगा किनारे हरिद्वार में एक कुंभ मेला होता है जहाँ पे लोग गंगा में स्नान करते हैं और यह 12 साल के बाद होता है। अब इसकी बारी 2022 में आनी थी, लेकिन कुछ जो पंडित थे उन्होंने कहा कि जी ये शुभ घड़ियां हैं, इसको 2021 में करवा लिया जाए। और बीजेपी इसका चूंकि जो अपना रिलीजियस वोटर्स है उनको फायदा उठाना चाह रही थी स्टेट इलेक्शंस में, तो बीजेपी ने इसको 2021 में करवाने की इजाजत दे दी। यानी अगर वो कुंभ मेला ना होता तो वो 2022 में होता। तो वो जो लाखों की तादाद में वहां पे लोग जो थे वो वहां पे पहुंचे, 4 से 5 मिलियन लोग जो है वो पूरा जो चलता है 15-20 दिन का त्योहार, वो जाके वहां पे गंगा किनारे स्नान ले रहे होते हैं। और वो भी कब बंद हुआ जबकि जो जैसे मेन प्रीस्ट या पुरोहित होते हैं उनके अखाड़े होते हैं वहां पे। तो जब 12 अखाड़ों में एक अखाड़े के जो सरबराह थे उनके पंडित, जब वो कोरोना के बायस उनकी डेथ हुई तो फिर लोगों ने कहा कि अच्छा यहाँ पे भी कोरोना है और वहां पे वो स्टॉप लगा। लेकिन वो तब तक इतना फैल उससे तक चुका था, नुकसान हो चुका था, मेगा स्प्रेडर बन गया ना। बल्कि नेपाल की जो फार्मर रॉयल फैमिली है, जो उनके किंग, फार्मर मलका और बादशाह, वो दोनों भी उनको कुंभ भी। मेले में नहा के आए और उन दोनों को भी वहीं से कोविड हो गया। तो रिलीजियस गैदरिंग करना, पॉलिटिकल गैदरिंग करना, अपनी डे टू डे लाइफ में एसओपीज का ख्याल ना करना, ये मेरा ख्याल है कि एक मेजर कॉज बनी इस वायरस के इंडिया में इस तरीके से फैलने तो की। तो ये एक डॉक्टर वन ऑफ द सराय साहब, फैक्टर्स। अब जरा मुझे बताएं कि ये जो सिचुएशन है इंडिया में तो हम देख रहे हैं, अब पाकिस्तान का भी आप देखें ना कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आपको पता ही है कोई इतना कोई आइडियल नहीं है। हमारे यहाँ भी बड़े मसाइल हैं, हमारे यहाँ भी फंडिंग के मसाइल हैं, हमारे यहाँ कैपेसिटी के भी इश्यूज हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में डेवलप होती है, सो आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट? यकीनन नहीं, क्योंकि देखिए अब इंडिया की अगली प्रिपेयर्डनेस जो है वो उसको 2-3 तरीके से हमें देखना होगा। एक तो ये आ गया ना समाजी रवैये, सियासी हाँ, रवैये, मजहबी रवैये। तो वो तो अगर पाकिस्तान में भी देखें तो हमारे यहाँ उसकी भी तरह जब भी कोई सियासी इज्तिमा, अभी कल ही मरियम नवाज शरीफ जब वो शेखुपुरा तशरीफ ले गई जावेद लतीफ के घर, एमएनए जो है जो अरेस्ट है, तो आप शेखुपुरा के मनाजर देख लीजिए कि वहां पे क्या हालात थे। और इसी तरह से हमारे जो जिमनी इलेक्शन थे वहां पे भी इसी तरह का भीड़ था। ईद पे अभी चूंकि ईद तो 2-3 दिन पहले गुजरी है, अब हमें देखना है कि पिछले साल तो ईद के बाद एकदम से बड़ा सख्त किस्म का रेला आया था पाकिस्तान में। अब हमें देखना है कि हमने अपने मेल जोल में हुकूमत ने एक सेंसिबल इकदाम किया कि वो 9 दिन का लॉकडाउन रखा, लेकिन लोग जो थे फिर भी अपने अजीजों कारब से मिलने निकलते जुलने रहे। हाँ, निकलते रहे। तो अब हमें देखना होगा कि वो उसका क्या रंग लाएगी वो फाका मस्ती। तो इसमें हमारी लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारी सोशल लीडरशिप है, हमारी रिलीजियस लीडरशिप है, उनका क्या रोल बनता है कि लोगों को बजाय इसके कि अपने मफादात को देखें, लोगों को देखें कि भाई उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं, तो इस वक्त अगर वो पोस्टपोन कर दें अपनी तमाम एक्टिविटीज को फॉर नाउ, कुछ महीनों के लिए, देखिए देखिए तो उसके उसमें उसके क्या? बगैर चारा नहीं। लेकिन देखिए जो हमारी मजहबी जो है रुझानात, उन पे तो पाकिस्तान में आपको पता है काबू पाना मुश्किल है। आप हज और उम्रा जो है उस पे तो रिस्ट्रिक्शंस, कोविड एसओपीज लगा सकते हैं, खाना काबा में तवाफ रोक सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते जबरदस्ती कि जी ईद की नमाज के लिए या जुमा की नमाज के लिए या तरावी की नमाज के लिए लोग ना आए। लोगों की एक अकीदत है, वो इस अकीदत का इजहार करते हैं। और फिर आप देखिए वो जो लाहौर में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो रैलीज अभी 1 हाँ, महीना पहले निकल रही थी, उसमें इज्तिमा देख लिए। अभी रमजान में जो यौम हजरत अली था उस पे देख वो भी लीजिए। तो हुआ। अकीदत होना अपनी जगह, अकीदत होनी चाहिए, लेकिन उस अकीदत में ये
जो है वो बाउंड्री क्रॉस कर जाना कि अल्लाह ताला जब फरमाते हैं कि जी यहाँ पे वबा फैले वहां से दूर हो जाए, हाँ, वहां पे मेल मिलाप से हाँ गुरेज जी, करें, तो उन सारी बिल्कुल। चीजों को अगर आप बाईपास करके, तो मजहबी रुझानात जो है वो तो मैंने कहा कि वो जो कि इनफरादी अमल है उसको तो हुकूमत जो भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी उसमें बड़ा सख्त किस्म का बैकलैश आएगा। पॉलिटिकल रवैये जो हैं उनको यकीनन आप थोड़ा बेहतर कर सकते हैं कि जो सियासी रैलीज हैं और जो सियासी इत्तेफाक हैं उन पे थोड़ी सी पाबंदी जो है वो लगाने की कोशिश की जाए, और ये होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा हाल इंडिया जैसा ना हो। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा-सा एक तो ये चीज़ हो गई। अब ये जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, इसकी जो अभी कोविड पॉलिसी है, हम देखते हैं रोज़ाना कोई ना कोई 2-3 दिन के बाद जो एनसीओसी है, उसकी कोई ना कोई प्रेस रिलीज़ आ रही होती है। तो ये आप सैटिस्फाइड हैं कि अभी तक की जो इत्तलात के मुताबिक जो ये गवर्नमेंट कर रही है, वो ठीक ट्रैक पे जा रही है? देखिए, अब दोबारा से ज़रा इंडिया की तरफ चलते हैं, फिर मैं एनसीओसी को इसके साथ रिफ्लेक्ट करता हूँ टच कि ठीक। एनसीओसी यहाँ पे कैसे हेल्प कर रही है। अब इंडिया में क्या हुआ, जब एकदम से केसेस बढ़े, तो चूंकि उनके यहाँ कोई एनसीओसी टाइप की कोई ऐसी सेंट्रल बॉडी नहीं है जो कि ओवरऑल कोऑर्डिनेट करे। वहां पे एक अदारा तो है जो स्टैटिस्टिक्स जमा करता है, लेकिन इस तरह की कोऑर्डिनेशन कुछ सेंट्रल कमांड कंट्रोल ऑपरेशन जो है वो नहीं है। नहीं है। अब वहां पे क्या हुआ कि इंडिया, मैं अपने नाजरीन के लिए बताता चलूं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर है। मोदी ने जब कहा था कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है तो गलत नहीं कहा था। एस्ट्राजेनिका जो कि यूरोप को सप्लाई होना थी, और जो ये को गोवी जो है एक WHO का, उसके तहत पूरे डेवलपिंग कंट्रीज में आनी थी। ये पूना इंस्टीट्यूट जो है वहां पे बननी थी, सीरम इंस्टीट्यूट पूना में। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट चूंकि ये ख्याल किए बैठी थी कि विक्ट्री हो गई, तो एक तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने वैक्सीनेशन ना तो डोमेस्टिकली अरेंज की और ना उन्होंने बाहर से कोई वैक्सीनेशन आने दी। तो वैक्सीन उनके पास शेयर शॉर्टेज थी, जो कि बड़े आराम से यानी उनकी अपनी प्रोडक्शन इतनी है, 70 मिलियन पर मंथ डोजेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की। तो वो तो बड़े आराम से अपने लिए करवा सकते थे, 4 महीने लगाते, उनके पास 280 मिलियन वैक्सीन जो है वो होती। तो उन्होंने वैक्सीन नहीं की थी क्योंकि उनके पास एनसीओसी नहीं था, पता ही नहीं था कि स्टेट में कितनी वैक्सीन चाहिए, क्यों चाहिए, क्या सेंट्रल अरेंजमेंट करके देनी है, ये कैसे। पाकिस्तान में वो है, वो देखिए कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन है, हमने हर तरह की वैक्सीन, चाइनीज वैक्सीन भी हमारे पास आ गई, हमारे पास रशियन वैक्सीन भी आ गई, हमारे पास हाँ, एस्ट्राजेनेका जो है वो भी आ गई। तो इंडिया ने जो फॉरेन वैक्सीन थी वो सारी बैन कर दी कि जब तक उनके लोकल ट्रायल नहीं होंगे तब तक वो नहीं आ सकती। तो उन्होंने जो जितनी भी फॉरेन थी, स्पुतनिक थी, चाइनीज वैक्सीन थी, मॉडर्ना थी, जो जॉनसन एंड जॉनसन थी, सबको मना कर दिया कि जहाँ पे ट्रायल करेंगे तो फिर आप लेके आ सकते हैं। अपनी उन्होंने अरेंज की नहीं। एनसीओसी अगर इंडिया में होता तो शायद ये सूरत हाल ना होती। सेकंड, जो इस वक्त एसेंशियल मेडिसिन हैं जो यूज होते हैं, स्टीरॉइड्स जो यूज हो रहे हैं कोविड के सीवियर पेशेंट्स में, ऑक्सीजन जो मेडिकल ऑक्सीजन चाहिए, तो ये सारी चीजें जो थी पाकिस्तान में, ये हुआ पाकिस्तान के अगर आप हालात देखें 1 साल पहले, हमें अपने जो सैंपल थे वो चाइना भेजने पड़े थे ये मालूम करने के लिए कि हाँ, कोविड है या नहीं है। हमारे पास ठीक। वेंटिलेटर्स की कमी थी, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बेड्स की कमी थी, हमारे पास फेस मास्क नहीं थे, हमारे पास ग्लव्स नहीं थे। लेकिन एक एनसीओसी के होने की वजह से पूरे मुल्क की सेंट्रल रिक्वायरमेंट जो है वो निकाली गई, परचेजेस जो है इमरजेंसी में की गई, डोमेस्टिकली प्रोक्योर किया गया, मैन्युफैक्चर करवाया गया, और उसको पॉपुलेशन की बेसिस पे तमाम सूबों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो डिस्ट्रीब्यूट हर किया। जगह पे कुछ ना कुछ चीजें मिल गई। अब इंडिया में जो उनके सूबे हैं, 28 सूबे हैं, 6 से ज्यादा यूनियन टेरिटरीज़ टेरिटरीज हैं। है, जैसे दिल्ली में है, इसी तरीके से आपके पास चंडीगढ़ जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो वो जो यूनियन टेरिटरीज अब वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं, हाई कोर्ट्स में जा रही हैं, जाके ऑक्सीजन का कोटा लेने के लिए या दवाइयां लेने के लिए, तो आपस में एक लड़ाई झगड़ा जो है वो चल रहा है, जो कि पाकिस्तान में एनसीओसी के होने की वजह से वहां पे बचत हो गई। तो मैं ये कहूंगा कि जो एनसीओसी का जो किरदार है, जो एक सेंट्रलिटी का और कोऑर्डिनेशन का, वो अगर इंडिया में एनसीओसी की तरह का अदारा होता जो इन सारी इसके कन्फेडरेटिंग यूनिट्स को साथ लेके चलता, तो शायद सूरत हाल वहां पे थोड़ी सी बेहतर होती। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात की है कि अगर एनसीओसी अपना एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, कोऑर्डिनेशन जो है ये तो बेसिकली द की है ना इसमें पूरे सिलसिले में। अल्लाह करे कि इस तरह के मामला जो हैं वो अच्छे तरीके से हल हो सकें और
जिस तरह आपने फरमाया कि ये जो मामलात हैं, अगर पाकिस्तान में अगर खुदा न खास्ता इस तरह होता है तो हमें उससे उसकी पहले से पेशबंदी करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि चूंकि असल फील्ड तो आपका इकोनॉमी है, तो बजट आने वाला है, तो मेरा ख्याल है कि हम अनकरीब बजट के ऊपर एक हमें करना चाहिए प्रोग्राम कि हम देखें कि बजट की क्या प्रेफरेंसेस होनी चाहिए, उसकी क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, ताकि जो इमरान खान साहब का जो एक वो है, जो विजन है, उसके मुताबिक हम देखें कि वो क्या रंग ला सकता है और किस तरीके से रंग ला सकता है। उसमें मैं आपका टाइम लूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आई एम अवेलेबल जब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए थैंक काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुर्दम बतुमाए खेशरा तू दानी हिसाबे कम बेशरा। मुझे इस रक्सना को डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।